आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार बंद, शहीद स्मारक के पास रोका गया मार्च। प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। गुजरात में बड़ा हादसा, महिसागर नदी पर बना ब्रिज ढहा, कई वाहन गिरे, 8 लोगों की मौत। उज्जैन में सावन सोमवार को स्कूल बंद, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, आरिफ मसूद बोले मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी दावा, कहा कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ का ऐलान किया, बोले अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ आज महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया था। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पटना पहुंचे। राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ट्रक में सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते उनके मार्च को रोका गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, बिहार में भी वही हो रहा है। इसी के साथ बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट छीनने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की कोशिश है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आम आदमी के अधिकारों के हनन का विरोध करता है। बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है, जिसके पास ना तो स्थायी घर है और न ही पूर्वजों के दस्तावेज। ऐसे में कागज की शर्त लागू करना गरीबों के साथ अन्याय है। ये लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास है, आम आदमी के अधिकारों का हनन का जो प्रयास है, उसका कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध करता है। मुझे समझाएं, ये सुविधा संपन्न लोग 88%, 88% से ज़्यादा की आबादी बिहार में देहात में रहती है, मजदूरी करने बाहर जाती है। जिसके पास रहने को भी घर नहीं, वो अपनी तो शायद कहीं से ढूंढ ढांड कर निकाल दे, वो अपने पुरखों की कहां से निकालेगा? ये कैसा भद्दा मजाक है लोकतंत्र में कि कल तक नारा था मतदान बढ़ाओ, अब मतदान कम करो क्योंकि भाजपा सरकार खतरे में है, भाजपा सरकार जाने वाली है। मैं कहना चाहता हूं, आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो आधार कार्ड बनाया था, उस समय तो कहा था ये दुनिया का सर्वशक्तिमान कार्ड होगा, अब उसी को क्यों रिजेक्ट कर रही? ये सरकार की नीयत इसी से साफ हो जाती है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, पूरी ताकत से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनता की अदालत तक हम इसे लड़ेंगे। गुजरात में महिसागर नदी पर बना ब्रिज ढह गया। पुल के ढहने से अब तक 5 वाहन उसमें गिर चुके हैं। 8 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों को बचा लिया गया है। ये पुल 1985 में बना था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तकनीकी विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजकर जांच सौंप दी है।
सर, आज यहाँ पे जो घटना हुई, क्या हो रहा है, घटना कितनी विदारक थी, कितनी लॉस लाइफ की हुई है और कितने लोगों को आपने अब तक बचा लिया है? अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं 7:30 बजे के आसपास ये मूजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। सर, मतलब अभी भी फंसे हुए हैं? हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। वो जब एक बार उनकी डिटेल चेकिंग हो जाएगी तभी मैं आपको परफेक्टली कह पाऊंगा। क्लियर एक बार क्लियर करूँ, 9 लोग बचाए गए हैं और आप बताएं कितने लोग, कितने डेड है और कितने बचाए गए? एक बार अभी 9 लोगों के मृत होने की जानकारी है और 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सर, कौन सी मशीनरी अब यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक के नीचे भी शायद आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कोशिश किया था कि जो बोट से बीच नदी में पहुंच के वो रेस्क्यू कर सके। उसके अलावा दौड़े की मदद से, रस्से की मदद से लोगों ने मैनुअली भी करने की कोशिश की। अभी हम लोग ट्रक को उठाने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं जो ब्रिज है उसमें क्रेन से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से दूसरे ब्रिज हेवी अभी ट्रैफिक को सिंध रोड ब्रिज से होकर डाइवर्ट किया गया है, बट वो भी जस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स। हेवी कमर्शियल व्हीकल को अभी वहां से जाने की मनाही नहीं, क्योंकि उस वहां की भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग भरूच और आनंद की एडमिनिस्ट्रेशन से टच में है और वो ट्रैफिक को हम लोग थ्रू हाईवे डाइवर्ट करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा जेडीयू के शासन में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है उससे वे डरे हुए हैं। चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बनी हुई है। हम चुनाव आयोग से पारदर्शिता चुनाव कराने की कह रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। इसी बात का वहाँ विरोध हो रहा है। चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या हमारी पार्टी के लोग, सबका यही कहना है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पार्टनर हैं जेडीयू, इनके शासनकाल में जिस ढंग से अपराधी बढ़े हैं, जिस ढंग से वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इनसे घबराए हुए हैं। ये चुनाव आयोग इनके हाथों की कठपुतली है। हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप पारदर्शी चुनाव करवाइए, आप इलेक्ट्रल की जो व्यवस्था है उसको अच्छे से पारदर्शी करिए। वो करने तैयार नहीं है। इसी को लेकर वहां विरोध हो रहा है। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारी पार्टी शिवसेना हो, हम सब एक ही आवाज उठा रहे हैं ना कि आप पारदर्शिता लाइए। और उसी के साथ साथ अगर ट्रेड यूनियन के लोग भी हड़ताल कर रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या सो रही है? ट्रेड यूनियन के लोग, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, वो अपनी मांगे रखना चाहते हैं। बहुत सारे टैरिफ का विषय है, बहुत सारे और भी विषय है, टैक्सेस का विषय है। क्या उसको सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो चाहे भारत बंद हो और चाहे बिहार बंद हो, इसकी जिम्मेदार खुद केंद्र की बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी से अभी देश नहीं संभल रहा है। बीजेपी ने जुमलेबाजी तो बहुत कर दी, बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन अब बीजेपी धरातल पे काम नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी को समझना होगा कि इतना बड़ा देश अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप दीजिए विपक्ष को मौका। अब विपक्ष को भी मौका नहीं देते हैं। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो आप उसको घेर के ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उसे अंदर डाल देते हैं। तो ये कैसी दोहरी राजनीति है? दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि CAQM का आदेश भाजपा को बेनकाब करता है। भाजपा दिल्ली के मध्यम वर्ग को परेशान कर रही है, चाहे वो बिजली की बढ़ती कीमतें हों, बिजली कटौती हो या स्कूल फीस हो। अब मध्यम वर्ग द्वारा खरीदे गए सेकेंड हैंड वाहनों को कबाड़ में डाला जाएगा। अगर भाजपा वाकई गंभीर होती है तो वे एक कानून लाती। CAQM का आदेश भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान कर रही है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम हो, पावर कट हो, स्कूल फीस बढ़ रही है। और अब मिडिल क्लास, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं जो गाड़ियां खरीदते हैं, कई बार सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, लोन लेके गाड़ियां खरीदते हैं, अब उनको नवंबर में सड़क से उठा दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सीरियस होती तो वो कानून लेके आती, वो अध्यादेश लेके आती। हम तो कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए असेंबली का, हम साथ देंगे, विपक्ष साथ देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार स्क्रैपर से, कार डीलर से, कार बनाने वालों से साठगांठ है।
इसीलिए वो 62 लाख गाड़ियों को दिल्ली की सड़क से उठाना था। दिल्ली में पुराने या एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल डीजल भरवाने से रोकने के नियम में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। ये फैसला अब 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। ये घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने की है। इससे पहले ये फैसला 1 जुलाई से लागू होना था, जिसे अब टाल दिया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोज झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो CAQM की चिट्ठी आई है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। CAQM की चिट्ठी में आया है कि CAQM ने इन NCR के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा, तो ये डर गए और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी CAQM के सामने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये जो ऑर्डर है ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। नहीं, इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की कि साहब हमारे कैमरे नहीं चल रहे, हमारा जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई, हम जो है और राज्यों के अंदर अगर आप ये बैन लगाएंगे तो हम ये बैन लगा सकते हैं। तो CAQM ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 1 नवंबर से अब CAQM ने पूरे NCR के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। ये सीधा सीधा ड्रामेबाजी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार बंद पर मेरा मानना है कि अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो जब भी देश में बंद का आह्वान होता है तो मंशा लोगों के दिमाग को खोलने की होती है। सरकार और संस्थाओं में बैठे लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा फैसलों से नहीं चलता। हाल ही में चुनाव आयोग की हठधर्मिता का एहसास हुआ, बिहार में अराजकता की स्थिति हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ सैद्धांतिक तौर पर पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट 1 पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित नहीं है।
विपक्ष द्वारा बिहार बंद पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन का ये राजनीतिक बंधन है। संविधान की कॉपी लेकर आप चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुआ, आपके घटक दलों ने आपत्ति व्यक्त की थी कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत लोगों का सूची में नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाए जाने का प्रावधान है तो इसे आप राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। कि महागठबंधन का यह राजनीतिक बंद है। सवाल इस बात का है कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का सवालों का जवाब देना है, लेकिन संविधान की कॉपी आप लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पुरखों ने गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस बिहार देश में कायम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर साइकिल से बता रहे हैं और आप बंद का आयोजन कर रहे हैं। खौफ इस कदर है कि आज जो पटना के मिशनरी स्कूल के बारे में जानकारी मिली है कि उन लोगों ने मुहर्रम और दीपावली में भी वो बंद नहीं करते हैं, लेकिन आज बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के महीने में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी करने और रविवार को स्कूल लगाने के कलेक्टर के आदेश की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकलने की परंपरा दशकों पुरानी है और हर समाज धर्म के लोग इसका स्वागत करते हैं। ऐसे में अचानक स्कूलों का टाइम टेबल बदलने के पीछे कलेक्टर की मंशा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने की है। देखिए, महाकाल की सवारी बरसों से निकल रही है और उसकी परंपरागत रूप से उसका लोग स्वागत भी करते हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग भी करते हैं, हर समाज हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कि कलेक्टर ये ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेतुका आदेश ऐसे है कि जब ऑलरेडी ये परंपरागत जुलूस है और निकलता रहा है तो छुट्टी की क्या आवश्यकता है कि एक दिन छुट्टी देके एक दिन कैंसिल करो, संडे को स्कूल लगाओ, फिर कल दूसरे समाज के लोग दूसरे धर्म के लोग भी आवाज उठाएंगे, फिर क्या करोगे? तो संविधान से देश चलेगा ना। एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। साफ साफ तो दिख रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है। हमारे कहने से क्या होता है, बरसों से जुलूस निकलना है ना, कोई आज पहला थोड़ी निकला है। तो ये कलेक्टर महोदय बहुत विद्वान है और पुराने कलेक्टर और पुरानी परंपराएं और संविधान कोई नहीं जानता था, यही जानते हैं बस। केवल ये सवारी के लिए, उसके लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए आदेश नहीं है, ये मुख्यमंत्री को खुश करने का आदेश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है। हालांकि भारत सरकार ट्रंप के दावे को खारिज कर चुकी है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम की पहल हुई। हालांकि भारत द्वारा ट्रंप के दावे को खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में उनका हाथ है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी यही दावा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। मंगलवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक में ट्रंप की मौजूदगी में रूबियो ने कहा, मैं यहाँ एक सूची देख रहा हूँ जिसमें आपके नेतृत्व में हमने कई उपलब्धियाँ हासिल की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका गया और समाप्त किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता कराया गया। 12 दिवसीय युद्ध जो एक अमेरिकी ऑपरेशन के साथ समाप्त हुआ, जिसे दुनिया में सिर्फ हम ही कर सकते थे। उम्मीद है कि जल्द ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हो जाएगा। पूरे
पूरे मध्य पूर्व और इसके बुनियादी ढांचे में अब सीरिया और लेबनान के कारण बदलाव की संभावना है। यह आपके नेतृत्व का सबूत है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। वहीं ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय रात्रि भोज से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने भारत और पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवो, रवांडा और कांगो और कई अन्य देशों के साथ काम किया जो लड़ने वाले थे और यह सब पिछले 3 सप्ताहों में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ के लागू होने की तय तिथि में कोई बदलाव न करने का भी ऐलान किया, यानी कि अब सभी देशों पर टैरिफ अब 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से टैरिफ का भुगतान शुरू हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पोस्ट किया कि कल कई देशों को भेजे गए पत्रों के अनुसार और आज, कल या अगले कुछ समय में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में 1 अगस्त 2025 से सभी पैसे देय और भुगतान योग्य होंगे। अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ के मामले को लेकर भारत के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे ब्रिक्स में है तो उन्हें निश्चित रूप से 10% का भुगतान करना होगा। ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने के लिए की गई थी। डॉलर तो राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत को भुगतने के लिए तैयार है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।